जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें भी अपनी मेहनत को कामयाब करने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है, याद रखें। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्लेटफॉर्म का पायलट परीक्षण 23 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। तो दोस्तों जब एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया तो इसका पायलट परीक्षण हुआ, और यह कब हुआ? तो 23 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था इसका पायलट परीक्षण। 220 से अधिक सेवाओं को एक एकल ऐप में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें सभी खुदरा बैंकिंग सेवाओं का लगभग 95% शामिल होगा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो बैंकिंग सर्विसेज हो सकती हैं उनको एक ही ऐप में प्रोवाइड करने की कोशिश है बैंक ऑफ बड़ौदा की, याद रखें, जिसे घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। बॉब वर्ल्ड 4 प्रमुख बिंदु सेव, इन्वेस्ट, बोरो एंड शॉप के तहत चरणों में शुरू किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पेशकश करेगा। दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे सेव, इन्वेस्ट, बोरो एंड शॉप, यह मुख्य 4 वर्ड है, मतलब इन 4 चरणों में शुरू होने वाली हर सर्विस को प्रोवाइड किया जाएगा। अब नजर डालें बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ, तो इसके संस्थापक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय थे। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को की गई थी। मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ोदरा में है। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा तथा अध्यक्ष वर्तमान में हसमुख अधिया हैं। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है? 20 जुलाई 1908 को। और संस्थापक कौन है? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। साथ ही मुख्यालय बड़ोदरा, एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा और अध्यक्ष हसमुख अधिया, सब याद रखना है दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 सितंबर, बी 9 सितंबर, सी 10 सितंबर और डी 11 सितंबर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन आईएएसपी किस किस के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? यह याद रखें, 3 संगठनों द्वारा मनाया जाता है। और 3 संगठनों के नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन आईएएसपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ डब्ल्यूएफएमएच के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तो दोस्तों यह जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका मुख्य आयोजन कौन करता है? आईएएसपी, मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। और यह किसके सहयोग से करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इन दोनों के सहयोग से करता है। और कब से किया जा रहा है? तो 2003 से लगातार यह दिवस मनाया जा रहा है और इसके लिए प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पहली बार कब मनाया गया, तो 2003 में मनाया गया, याद रखें। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2021 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की विषय क्या है या थीम क्या है? याद रखें, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना थीम को, क्योंकि थीम से क्वेश्चन बनता है। अगर कहीं से इस क्वेश्चन से पूछे जाने की संभावना होगी तो 3 पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो यही कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, दूसरा किसके द्वारा मनाया जाता है, या तीसरा कब से मनाया जा रहा है, और चौथा इसकी थीम क्या है लेटेस्ट। ये क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए अमिताभ बहल, बी रवि किरण, सी निर्लेप सिंह राय और डी हरिमोहन राय। तो दोस्तों याद रखें, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी निर्लेप सिंह राय को चुना गया है। दोस्तों सरकार के स्वामित्व वाली उर्वरक फर्म
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने निर्लिप्त सिंह राय को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। एक विज्ञप्ति में एनएफएल ने सूचित किया कि निर्लिप्त सिंह राय निदेशक, जो कि इसके पहले क्या थे, तो आपको याद रखना है सीएमडी बनने के पहले निर्लिप्त सिंह राय क्या थे, तो वह नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में ही निदेशक थे, जो तकनीकी निदेशक थे, उनके उसके पद पर थे। अब उनको उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनको अब कंपनी में प्रबंध निदेशक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि यह पहले सिर्फ निदेशक थे, वह भी तकनीकी विभाग के। नजर डालें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ, तो इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। यह भारत सरकार के स्वामित्व में आती है तथा इसके नए सीएमडी या कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो याद रखना है आपको निर्लिप्त सिंह राय। आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों, नया नाम क्या है, निर्लिप्त सिंह राय। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में झारखंड राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों झारखंड के 4 शहरों में सेवा वितरण में सुधार के लिए यह ऋण शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। यह परियोजना राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए झारखंड सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप है। यह रांची और अन्य 3 शहरों जैसे झुमरी, तेलैया, हुसैनाबाद और मेदिनीनगर में निरंतर उपचारित पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ये शहर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित है। दोस्तों रांची जबकि झारखंड की राजधानी है, याद रखना है। तो यह 4 शहरों में $112 मिलियन का ऋण है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, कितने का, $112 मिलियन का। और किस लिए, तो जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच में ये एक समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। यह ऋण के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। नजर डालें दोस्तों अब झारखंड की तरफ, तो जैसे हम देखेंगे यह पहले झारखंड राज्य बिहार का ही हिस्सा था सन 2000 के पहले। 2000 में इसका बिहार से अलग करके अलग राज्य बनाया गया। इसकी सीमाएं देखें अगर, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से यह सीमा साझा करता है। नजर डालेंगे झारखंड की तरफ, तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई। इसके राज्यपाल वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पड़ोसी राज्य आपको बताए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। इसके झारखंड में बने बांध देखें तो पंचेत बांध यहाँ का प्रमुख बांध है, जो कि धनबाद जिले के दामोदर नदी के पार बनाया गया है। मतलब दामोदर नदी पर बनाया गया बांध है पंचेत बांध, जो कि कहाँ है, झारखंड के धनबाद जिले में है। अब वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पलामू नाम से भी जाना जाता है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में स्थित है। जलप्रपात देखें अगर प्रमुख, तो हुंडरू जलप्रपात रांची में, हिरनी जलप्रपात रांची में तथा पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में स्थित है। दोस्तों याद रखें कहाँ कहाँ, हुंडरू जलप्रपात रांची झारखंड, हिरनी जलप्रपात रांची में तथा पंचघाघ झरना कहाँ है, खूंटी में। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य देखें तो छऊ, सरहोल, जट जटनी, जट जटिन, कर्मा, डांगा, सोहराई आदि। दोस्तों जट जटिन को बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि जाट और जट सुन के हमें क्या लगता है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश साइड का होगा। मोस्टली हरियाणा पर ही फोकस जाता है, लेकिन याद रखें जट जटिन जो लोक नृत्य है यह कहाँ का, झारखंड का प्रमुख है। और छऊ जो कि कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नजर डालेंगे शहरों के उपनाम की तरफ, तो झारखंड के धनबाद शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है तथा झारखंड के जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग और भारत का इस्पात शहर कहा जाता है। याद रखें भारत का पिट्सबर्ग और इस्पात शहर किसे, जमशेदपुर को, तथा धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। नजर डालेंगे झारखंड से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों की तरफ, तो उनमें सबसे पहले हम झारखंड सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं देखेंगे, क्योंकि दोस्तों योजनाएं पूछी जाती हैं। तो याद रखें झारखंड सरकार की जो पिछले 1.5 साल से लेके 2 साल में जो प्रमुख योजनाएं हमने उनको बताया है, यहाँ पर नोट किया है और आप उन्हें ध्यान रखें। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड राज्य से संबंधित है। मीठी क्रांति योजना झारखंड राज्य से संबंधित है। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत
जो किसान हैं पिछड़े हुए, उनको पर एकड़ 5,000 रुपए के समथिंग यहाँ पर दिया गया है, प्रोवाइड किया जाता है। तथा मीठी क्रांति योजना के तहत मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को लोन प्रोवाइड किया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना, यह कहाँ की है? तो यह पूरी झारखंड की है। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, याद रखें, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मीठी क्रांति योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोतो हो खेल विकास योजना कहाँ की है? तो यह झारखंड राज्य से संबंधित है। आगे देखेंगे दोस्तों झारखंड से संबंधित और तथ्य। तो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई 2019 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने में झारखंड सबसे आगे है। तो भारतीय राज्यों के अगर कंपैरिजन में देखा जाए दोस्तों, तो यूएनडीपी की एमपीआई इंडेक्स में 2019 में रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। भारत का पहला खादी मॉल कहां खोला जाएगा? तो याद रखें कहां बना है? रांची, झारखंड में बना भारत का पहला खादी मॉल। झारखंड के धनबाद जिले ने जल संचयन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। याद रखें दोस्तों, यह भी एक प्रकार का इंडेक्स है जो जल संचयन के आधार पर बनता है कि किस जिले ने कितना जल संचयन किया। तो झारखंड का जो धनबाद जिला है, यह जल संचयन के मामले में देश भर में पहले स्थान पर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी 254 जिलों की ताजा रैंकिंग में, तो 254 जिलों पर टोटल रैंकिंग यह जारी की गई, जिसमें धनबाद ने सबसे ज्यादा जल संचयन किया। दूसरे स्थान पर तेलंगाना का महबूब नगर और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला रहा है। दोस्तों आगे देखें तो झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखें दोस्तों, सोहराई खोबर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? याद रखना है झारखंड से। और आखिरी पॉइंट, झारखंड सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों जैसे केंद्र की एक योजना है मनरेगा, जिसके तहत लोगों को जो अप्लाई करते हैं उनके लिए नौकरी की गारंटी दी जाती है। तो इसी की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी एक योजना चालू की है, वह है नौकरी की गारंटी योजना। और इस झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। तो पहला दोस्तों कौन सा है? मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल। और दूसरा राज्य झारखंड, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी नरेंद्र सिंह तोमर और डी अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों आपको बता दें कि G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। लेकिन दोस्तों अब दिमाग में आता है शेरपा क्या होता है? तो दोस्तों याद रखें, शेरपा जो G20 सम्मेलन होते हैं उनके आयोजन की पूरी व्यवस्थाएं बनवाने वाला, या एक प्रकार से बोला कि एक जो पर्सनली होस्ट होता है उसको नियुक्त किया जाता है एक देश की तरफ से, जो देश का मतलब कहते हैं कि देश का प्रतिनिधित्व भी यही करते हैं उस बैठक में, उनको शेरपा बोला जाता है G20 के मामले में। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वर्तमान में कौन है वाणिज्य और उद्योग मंत्री? पीयूष गोयल है, को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। दोस्तों अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक इटली की अध्यक्षता के तहत होने वाला है। याद रखें दोस्तों, जो 2021 का G20 शिखर सम्मेलन है वह कहां? 30 से 31 अक्टूबर को रोम में होना है, इटली के रोम में होना है, इटली की अध्यक्षता में। 2022 की G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में होगा, तो इंडोनेशिया की अध्यक्षता में इंडोनेशिया के बाली में होगा। और भारत को कौन से? तो 2023 के G20 बैठक की अध्यक्षता मिलनी है, जबकि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत को मिल जाएगी। और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट आयोजित करेगा कौन? भारत। याद रखना है दोस्तों, 2023 में जो लीडर समिट आयोजित होगा वह भारत करेगा। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दोस्तों 2014 से अब तक किसने नेतृत्व किया भारत की तरफ से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब G20 क्या है दोस्तों? तो G7 का समूह आपको पहले पता होना चाहिए। उसमें कौन कौन है? यूके, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे दोस्तों। तो इसमें कौन कौन है? यूके, यूएस, इटली, फ्रांस, कनाडा, जापान और जर्मनी, यह समूह होगा G7 का। अब इसमें जब रशिया ऐड हुआ तो G8 हो गया। अब रशिया के अलावा जब और देश ऐड होते हैं तो आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं जब इसको G20 बोला जाता है। तो तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, यह
13 देश और होते हैं, मतलब 12 देश और होते हैं जो इसमें ऐड हो जाते हैं, इसको इसलिए G20 बोला जाता है। तो याद रखें स्टार्टिंग कहां से होते हैं, G7 से, ऐड होता है रशिया तो G8, 12 और जुड़ते हैं तो G20, ऐसे याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 2 सेकंड दोस्तों, यस, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस है, ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद रखें भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली दो चीजें याद रखें दोस्तों, अभी हमने देखा था जल आपूर्ति का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत सरकार और एडीबी ने झारखंड राज्य में कितने $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि भारत सरकार और एडीबी ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। दोनों में अंतर बहुत अच्छे से समझ के रखें दोस्तों। और ग्रामीण संपर्क में विस्तार का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार किया जाएगा। तो एशिया विकास बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अगस्त 2019 में एडीबी द्वारा अनुमोदित $200 मिलियन के वित्त पोषण के अतिरिक्त हैं। तो दोस्तों अगस्त 2019 में एडीबी ने ही महाराष्ट्र राज्य के लिए यही ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $200 मिलियन का वित्त पोषण किया था, और अब फिर से $300 मिलियन का वित्त पोषण किया गया है। किस लिए? ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए। ग्रामीण संपर्क की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं होंगी उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोड्स, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं उसे अच्छा करके। नजर डालें एडीबी की तरफ, तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुको शुगु असाकावा है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है तथा वर्तमान में 68 देश सदस्य हैं, जिसमें से 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में हैं। याद रखना दोस्तों, इसके वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? 68, जिसमें से 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। नजर डालेंगे महाराष्ट्र की तरफ, तो हम देख सकते हैं जैसे महाराष्ट्र स्थित है, इसकी अगर हम सीमाएं देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा राज्यों से तथा दादरा एवं नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अब आप सोच रहे होंगे दादरा एवं नगर हवेली कहां, तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पर, यह गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से सीमा साझा करता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखें यह अरब सागर से भी सीमा साझा करता है। अब नजर डालेंगे महाराष्ट्र की डिटेल्स की तरफ, तो महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है या मुंबई है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। पड़ोसी राज्य आपको बताया मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली इसके पड़ोसी राज्य हैं। झीलें अगर यहां पर देखें तो उपवन झील, बिहार झील, बेन्ना झील और लोनार झील, जिसमें से दोस्तों लोनार झील जो आपको याद रखनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है, या यूं कह सकते हैं उल्का पिंड के गिरने से बनी सबसे बड़ी झील भारत की तो लोनार झील है, जो कि कहां है? महाराष्ट्र में। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें यहाँ के, तो चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव और नागझरा टाइगर रिजर्व यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य देखें तो नागझरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां? महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों अब इनमें से इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और यह संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नवेगांव नागझरा टाइगर रिजर्व या नागझरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखें। कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है तो आपको बहुत अच्छे से यह भी याद रखना है। अब आगे देखेंगे हम गुफाएं हैं यहाँ की महाराष्ट्र की, तो एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। अन्य गुफाएं देखें तो अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं तथा काल्ला गुफाएं कहां स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। याद रखना दोस्तों कौन कौन सी? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी तथा काल्ला गुफाएं कहां हैं? महाराष्ट्र में है। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है बाघ की गुफाएं और
भीमबैठका। तो यह दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखना है, कंफ्यूज ना हो। लोक नृत्य देखें अगर यहाँ के, तो लावणी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतार, याद रखना है दोस्तों। जिनमें से लावणी कई बार पूछा गया है, तो आपको लावणी मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखना है। महाराष्ट्र जोड़े अन्य तथ्य देखें दोस्तों, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा महानगर आपसे पूछा जाए तो वह कौन है? मुंबई। महाराष्ट्र का पुणे शहर भारत का छठवां सबसे बड़ा महानगर है। तो दोस्तों भारत के टॉप 10 में से 2 महाराष्ट्र में, याद रखना है। पहला सबसे बड़ा कौन है? तो मुंबई। और छठवां सबसे बड़ा कौन सा है? तो पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। एशिया की, अब यहां पर देखेंगे एशिया, विश्व या भारत की पहली क्या है? तो एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल महाराष्ट्र में खोली जाएगी। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल कहां? महाराष्ट्र में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां खोला गया? तो मुंबई, महाराष्ट्र में, याद रखना है। भारत का पहला साइबर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में खुलेगा। और भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल हॉस्पिटल मुंबई में खुला है। दोस्तों भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल हॉस्पिटल हॉस्टल कहां पर? सॉरी दोस्तों, जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल कहां? तो मुंबई में। पुणे शहर में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद कहां है? पुणे में। मुंबई महाराष्ट्र में ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला पहला शहर बन गया है। तो जो महाराष्ट्र का मुंबई शहर है, वह ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला कौन बन गया? पहला शहर बन गया भारत का। महाराष्ट्र की बर्ली पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बर्ली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। भारत की पहली रेल, अब इतिहास से देखते हैं भारत का पहला क्या। तो भारत की पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र में ही मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। याद रखना दोस्तों, यह लगभग 35 किलोमीटर चली थी। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे लॉर्ड डलहौजी थे, जो जिनको हम भारत में रेल का जनक कहते हैं। तो भारत में रेल का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, जिन्होंने 1853 में भारत में पहली बार महाराष्ट्र में ही मुंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली ट्रेन चलाई थी। और महाराष्ट्र का आखिरी पॉइंट देखेंगे दोस्तों, तो कोल्हापुरी चप्पल को विशिष्ट भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यह टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से दिया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र के साथ कोल्हापुरी चप्पल का विशिष्ट टैग किसे या जीआई टैग किसको दिया गया है? तो कर्नाटक को दिया गया है संयुक्त रूप से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए आर एन रवि, बी बनवारी लाल पुरोहित, सी गुरमीत सिंह और डी बेबी रानी मौर्य। तो दोस्तों अब सबसे पहले ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया जाए, तो यह जो बेबी रानी मौर्य को हम देख रहे हैं, इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, तब तो उत्तराखंड का नया राज्यपाल चुनना है। आर एन रवि जो पहले कहां थे? नागालैंड के राज्यपाल थे। इनको लाया गया है अभी हाल ही में तमिलनाडु का राज्यपाल। और बनवारी लाल पुरोहित को अगर हम नाम देखें, तो यह अभी तक क्या था? तमिलनाडु के राज्यपाल थे और पंजाब का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। तो इनको पंजाब का पूर्ण प्रभार दे दिया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। और तमिलनाडु का किसको? आर एन रवि को बनाया गया है। जबकि उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो गुरमीत सिंह को, जो कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो दोस्तों गुरमीत सिंह सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कई पदकों से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हैं जो अभी। गुरमीत सिंह अपने कार्यकाल में सैन्य अभियानों के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में सैन्य रणनीतिक मुद्दों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और अब यह उत्तराखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोस्तों इसके साथ ही कुछ और राज्यों के राज्यपालों में बदलाव किए गए हैं, जो कि मैंने आपको ऑप्शंस के थ्रू एक्सप्लेन किया, ब्रिटेन में देख लीजिए, जो इस प्रकार हैं। तो बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु से पंजाब स्थानांतरित किया गया है, तथा आर एन रवि को नागालैंड से तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया है। तो दोस्तों जो आर एन रवि हैं, यह पहले कहां थे? नागालैंड में, अब आ गए हैं तमिलनाडु में। इसके साथ ही नागालैंड का प्रभार कौन संभालेगा? तो जो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, याद रखना दोस्तों, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। जबकि बनवारी लाल पुरोहित अब पंजाब का प्रभार संभालेंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कहां का? उत्तराखंड का प्रभार संभालेंगे। वहीं असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी रवि कुमार दाहिया, सी बजरंग पुनिया और डी नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों याद रखें, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने
हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को नीरज चोपड़ा को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त बनाया है। टाटा एआईए ने नीरज चोपड़ा के साथ एक मल्टी ईयर ब्रांड पार्टनरशिप पर दस्तखत करने का ऐलान किया है। कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा है कि नीरज को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का मकसद पॉलिसी धारकों के बीच स्वास्थ्य और रखरखाव को बढ़ावा देना है और दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में पैठ बढ़ाना है। नजर डालेंगे टाटा एआईए की तरफ, तो दोस्तों यह टाटा ग्रुप की ही एक मतलब वो कहते हैं सन कंपनी है, मतलब उसकी ही एक कंपनी है और इसके वर्तमान में सीईओ नवीन ताहिल्यानी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा टाटा एआईए की स्थापना 2000 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास और डी आईआईटी खड़गपुर। तो दोस्तों याद रखें, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में से हाल ही में आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। दोस्तों आईआईटी मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ 2021 में शीर्ष रैंक हासिल किया है। आईआईटी मद्रास को ओवरऑल और इंजीनियरिंग श्रेणी में नंबर 1 स्थान दिया गया है। तो दोस्तों याद रखें, अगर इंजीनियरिंग श्रेणी में पूछा जाए या ओवरऑल पूछा जाए तो फर्स्ट रैंक किसकी आई है? आईआईटी मद्रास की। और ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो आईआईटी मद्रास लगातार 3 सालों से टॉप पर है। दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे देश के दूसरे और तीसरे शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है। दोस्तों अगर हम देखें तो आईआईएससी बेंगलोर मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर सेकंड पर, आईआईटी बॉम्बे थर्ड पर, आईआईटी दिल्ली फोर्थ पर, आईआईटी कानपुर फिफ्थ पर, आईआईटी खड़गपुर सिक्स्थ पर, आईआईटी रुड़की सेवेंथ पर, आईआईटी गुवाहाटी एट्थ पर, दोस्तों जेएनयू न्यू दिल्ली नाइन्थ पर और बीएचयू बनारसी यह कहाँ है? 10th स्थान पर। यह है 10th रैंक पर, मतलब जो एनआईआरएफ रैंक जारी की गई है 2021 की, उसकी टॉप 10 कॉलेज भारत की ओवरऑल में यह रही। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी एम चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में पश्चिमी जर्मनी की पूर्व सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से की गई थी। दोस्तों तो याद रखना इसकी किसकी तकनीकी सहायता ली गई है? वित्तीय और तकनीकी सहायता जर्मनी सरकार की ली गई है। स्थापना कब हुई है? 1959 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी याद रखें कि आईआईटी मद्रास भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाला तीसरा आईआईटी था। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन है ए संजीत कुमार मेहता, बी वरुण मेहन सिंह, सी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा और डी संजीत सिंह बगरा। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, तो याद रखें दोस्तों केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में? अभी मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में हाल ही में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में आपको बता दें तो इसका एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं जो कि पूरे के पूरे अल्पसंख्यक समुदायों से चुने जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में अगर आप देखें तो सिख, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध इस टाइप के यह लोग रखे गए हैं जिनका अलग प्रावधान दिया गया है। संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यह भी याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1992 में हुई है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान, जो कि 1993 से 1996 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट यूजफुल लगा होगा और आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दें। आप अगर हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? SLH अकेडमी पर, टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।